वेलकम बैक स्टूडेंट्स। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम जो आपके एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासें में ये आपका जो पेपर चल रहा है, ये आपका पेपर है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी और इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा की थी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है, यानी कि बायोलॉजी वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है या जीवों का अध्ययन किया जाता है। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि निर्जीव और सजीव में किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं या क्या अंतर हो सकता है। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में कि जो सजीव में पाए जाते हैं, ठीक है। तो तब हमने आपको बताया था कि किसी एक कैरेक्टर के आधार पर हम नहीं बता सकते हैं कि यह सजीव है या निर्जीव है। तो इससे तात्पर्य क्या हुआ कि जो सजीव प्राणी है, यदि सजीव प्राणियों की हमें व्याख्या करनी है तो हमें क्या जानना होगा कि सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों के बारे में हमें जानना होगा या पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि सजीवों में किस किस प्रकार के विशिष्ट लक्षण होते हैं और इन विशिष्ट लक्षणों के सामूहिक योगदान के द्वारा ही हम क्या मान सकते हैं, इन्हें सजीव मान सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जो सजीवों के सामान्य लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Characteristics of a living organism, यानी कि जो आपके जीवित प्राणी है या जीवधारियों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, जीवधारियों के गुण, यानी कि जीवों में किस किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उन गुणों की बातें करते हैं। तो जीवों के अंदर बहुत से गुण पाए जाते हैं। एक गुण के बारे में हमने चर्चा की थी, ग्रोथ के बारे में। क्या पाई जाती है, ग्रोथ पाई जाती है। दूसरे गुण के बाद में देखो जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, जीवों के अंदर शेप एंड साइज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शेप एंड साइज पाया जाता है। जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और जीवों के अंदर हम क्या देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होता है। क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होता है। इसके अलावा देखिए जीवों के अंदर और क्या क्या संरचनाएं पाई जा सकती है। जीवों के अंदर मूवमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशंस की क्रिया होती है। किसकी होती है, रेस्पिरेशंस की क्रिया होती है। न्यूट्रिशंस होता है। इसके अलावा अडप्टेशंस होता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी होती है। इसके अलावा और देखो क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं जीवों के अंदर। सेंसिटिविटी के अलावा आप देखते हो कि जीवों के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। जीवों के अंदर और क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए विद्यार्थियों, हम ये जो बहुत से लक्षण है, इसके अलावा और भी बहुत से लक्षण हो सकते हैं जीवों के अंदर।
तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जीवों को केवल हम एक लक्षण के द्वारा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि जीवों को जो जीवित रखने के लिए क्या पाए जाते हैं, उसमें विशिष्ट प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर्स क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि। क्या अर्थ होता है इसका, वृद्धि। तो हम देखते हैं कि कोई भी अगर जीव होता है तो जीव होता है तो वो प्रारंभिक अवस्था में उसका आकार और उसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, आकार और साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि वो वृद्धि के लिए अग्रसर होता है। तो जीवों के अंदर हम देखते हैं कि जीव जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उनके भार के अंदर वृद्धि होती जाती है, उनके आकार के अंदर भी वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसे हम वृद्धि कहा जाता है। जीवों के अंदर वृद्धि क्या जन्म पर्यंत चलती रहती है। देखो जीव कितने प्रकार के हैं, जीव एक तो है वनस्पति विज्ञान के अंदर पढ़ते हम प्लांट को पढ़ते हैं, और दूसरा जो जूलॉजी के अंदर हम एनिमल पढ़ते हैं। यानी कि ये दोनों प्रकार के जीव हैं और इन जीवों में वृद्धि होती रहती है। वृद्धि का अर्थ है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है, छोटी छोटी इकाइयों से, कोशिकाओं से बना होता है, और उन कोशिकाओं का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और दूसरी बात, जो जीवों के अंदर जो कोशिकाओं में जैविक पदार्थ पाए जाते हैं और जैविक पदार्थों में बढ़ने के कारण उनमें भार में भी वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्या जीवों से जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वृद्धि क्या जीवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। देखो वृद्धि का अर्थ होता है कोशिका विभाजन से। प्लांट और एनिमल, प्लांट के अंदर हम वृद्धि देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्लांट क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स के अंदर जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित अवस्था तक होती है। निश्चित अवस्था के बाद क्या एनिमल में कोशिका विभाजन यानी कि जो सेल डिवीजन होता है वो रुक जाता है क्या, नहीं रुकता है। हमें पता है कि जीवों के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या चलती रहती है, विभिन्न प्रकार की निर्माणकारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, यानी कि टूट फूट की मरम्मत की प्रक्रियाएं चलती रहती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के परिवहन पदार्थों का निर्माण होता रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि जीवों के आकार के अंदर वृद्धि नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा उसके शरीर की मरम्मत नियमित रूप से चलती रहती है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक कोशिका विभाजन जारी रहता है। तो ये तो क्या थी, वृद्धि के बारे में बात थी। शेप एंड साइज, हमें पता है कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग्स ऑर्गन्स होते हैं, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी कोई न कोई क्या होती है, विशिष्ट शेप होती है, विशिष्ट आकार होता है। प्रत्येक जो जाति होती है आकार के लिए विशिष्टता प्रदर्शित करती है। तो यही विशिष्टता क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। अर्थात जो जीव हैं वो विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो जीव है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात विविधता में क्या पाई जाती है, एकता। एकता का अर्थ क्या है कि ये जो विविध प्रकार के ये सभी क्या होते हैं, एक रूप से जीव कहलाते हैं। तो शेप एंड साइज यानी कि जो जीव होते हैं उनका अलग अलग आकार और साइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखो प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, तो उनके अंदर जो आपका केमिकल कंपोजिशन से निर्मित, किससे निर्मित है, केमिकल कंपोजिशन से निर्मित विशिष्ट प्रकार का जो रसायन पाया जाता है, अर्ध तरल रूप से रसायन पाया जाता है, जो जीवन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अर्थात इस रसायन के अलावा हम जीवन की संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रसायन होता है, इसी रसायन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्या नामते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से
जानते हैं। रसायन के अलावा इसमें विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं भी मौजूद रहती है, जिसकी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को यदि हम देखते हैं, ये जो अर्ध तरल प्रकार का रसायन है, ये जो कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जीवों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये रसायन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन से हैं? साइटोप्लाज्म, एक को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, और दूसरे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। एक तो आपका साइटोप्लाज्म हो गया और दूसरा क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसकी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे। तो एक बार तो आप इतना ही ध्यान रखो कि प्रोटोप्लाज्म होता है एक अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है कोशिकाओं में, जिसे क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिवाइड होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जीवन का आधार होता है। क्या होता है? जीवन का आधार होता है। तो जीवन का आधार होने के कारण एक वैज्ञानिक थे हेक्सले। कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक का नाम है हेक्सले। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार होता है। जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार। तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये आपके वैज्ञानिक थे हेक्सले। हेक्सले ने क्या कहा है? हेक्सले नामक वैज्ञानिक कहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवन का भौतिक आधार। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से अर्थ क्या है कि जितने भी जीव होते हैं इनका जो भी बॉडी होती है, शरीर होती है, ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। सपोज करते हैं कि जिस प्रकार से हम भवन बनाते हैं, भवन के अंदर कोई रूम बनाते हैं, तो किसी रूम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रूम को बनाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों का उपयोग करते हैं, जिन्हें ब्रिक्स या ईंट के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटी छोटी इकाइयां जब आपस में जुड़ती है तो क्या बन जाएगा? तो रूम का निर्माण होता है या नहीं होता है? उसी प्रकार जो जीव होते हैं, जीवों का जो शरीर बना होता है, उनमें भी इन ईंटों के समान क्या पाई जाती है? छोटी छोटी यूनिट्स या इकाइयां पाई जाती है। और इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल की भी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जो सभी जीव होते हैं वो किसके द्वारा संगठित होते हैं या किसके द्वारा बने होते हैं? ये बने होते हैं सेल्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोमेंट्स की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंट्स क्या है? मोमेंट्स क्या है? गति दो प्रकार की होती है। एक तो गति होती है स्थानबद्ध गति, यानी कि एक ही स्थान पर रहकर होने वाली गति, और दूसरी होती है स्थान परिवर्तन के द्वारा गति, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। स्थानबद्ध जो गतियां होती है वो समूह में रहने वाले जीवों में एक ही जगह घूमते रहना क्या कहलाती है? आपकी स्थानबद्ध गति कहलाती है। और जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली गति क्या कहलाती है? परिवर्तनकारी गतियां कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन गतियों के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। और गति जो होती है जीवों के अंदर विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स के द्वारा होती है। ठीक है, गतियां जो होती है विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स के द्वारा होती है। और वो कौन कौन सी ऑर्गन होते हैं, किस किस प्रकार की गति होती है, इसकी चर्चा भी हमें आगे की क्लास में करेंगे। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशंस की। किसकी बात करते हैं? रेस्पिरेशंस की। यानी कि जितने भी जीव होते हैं, जीवों में क्या पाया जाता है? श्वसन की क्रिया पाई जाती है। श्वसन से सीधा अर्थ हम क्या समझते हैं? श्वसन से अर्थ समझते हैं कि O2 का लेना, CO2 का तागना से समझते हो या नहीं समझते हो? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एनएरोबिक होता है
एनएरोबिक प्रकार का होता है और दूसरा कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कि एनएरोबिक का क्या अर्थ हो गया, इसे तो बोलते हैं अवायुवीय, क्या कहते हैं, अवायुवीय श्वसन कहा जाता है। जबकि एरोबिक को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं वायुवीय, क्या बोलते हैं, वायुवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है, एनएरोबिक और एरोबिक। अवायुवीय श्वसन से अर्थ क्या है कि श्वसन क्रिया में जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, ऐसे श्वसन को हम क्या बोलेंगे, अवायुवीय श्वसन कहा जाता है। यानी कि ये बहुत से प्रकार के जीवों के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे प्रकार का जो श्वसन होता है इसमें O2 की आवश्यकता होती है और O2 अंदर प्रवेश करती है जबकि क्या निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। और ये जो रेस्पिरेशंस की क्रिया होती है, रेस्पिरेशंस की क्रिया होती है, इसमें क्या किया जाता है कि हमें पता है कि जितने भी जीव होते हैं वो भोजन करते हैं। यानी कि जो प्लांट होते हैं वो तो स्वयं भोजन बना सकते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जबकि जो जीव होते हैं वो भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो किस पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कैसे रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे रहते हैं, इसकी बात भी हम आगे की क्लासों में करेंगे। अब देखो, जब भी श्वसन की क्रिया होती है यानी कि O2, श्वसन के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए नहीं चाहिए, तो देखिए यह सेम वैसी ही प्रक्रिया है जिस प्रकार से आप क्या करते हो, फायर लगाते हो, यानी कि आग जलाते हो, जलाते हो। आग जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आग जलाने के लिए आग जलाएंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन या अन्य पदार्थ से बने हुए आपके लिए कोई ज्वलनशील पदार्थ होंगे या नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो श्वसन के अंदर ही यही होता है कि जो हम भोजन के अंदर क्या लेते हैं, भोजन के अंदर आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हो, इसके अलावा क्या लेते हो, प्रोटीन लेते हो, लिपिड लेते हो। ये प्रोटीन और लिपिड हम क्यों लेते हैं, ताकि हमें क्या प्राप्त हो सके, एनर्जी प्राप्त हो सके। तो ये एनर्जी कैसे प्राप्त होती है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, इन्हीं पदार्थों को तोड़ेगी, क्या करेगी, तोड़ेगी। और जब इन पदार्थों को तोड़ेगी तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। और ये जो एनर्जी होती है जीवों के शरीर में ATP के रूप में रहती है, किसके रूप में रहती है, ATP के रूप में। ATP का पूरा नाम क्या होता है, ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि फॉस्फेट के कितने अणु होते हैं, 3 अणु होते हैं। और जब ये एनर्जी ATP के रूप में होती है और जब इस एनर्जी का उपभोग हो जाता है तो एक फॉस्फेट अणु निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ADP, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसकी चर्चाएं हम डिटेल से आगे की क्लासों में करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन, यानी कि जीवित कौन है, जीवित कौन है, जीवित वे हैं जो क्या करते हैं, भोजन के रूप में, पोषण के रूप में कोई न कोई प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं। यानी कि ये पदार्थ जो क्या करते हैं कि जो भोजन के रूप में काम में आते हैं, पौधे तो अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं, जबकि जंतु क्या रहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं। अर्थात जीवों के अंदर जो भी दैनिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विशिष्ट प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है या विशिष्ट प्रकार के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम न्यूट्रिशन या पोषण के नाम से जाना जाता है। यानी कि जीवित होंगे तो पोषण अवश्य ही करेंगे। तो ये भी एक जीवों का लक्षण है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम अडप्टेशन, अनुकूलन। हमें पता है कि जीव इस पृथ्वी के वातावरण में रहते हैं और ये वातावरण
पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं पाया जाता है। तो एक समान नहीं पाया जाता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो जीव हैं, इन जीवों में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि अपने जीवन के संघर्ष के द्वारा कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं कि ये प्रतिकूल वातावरण, यानी कि जो रहने योग्य नहीं है वातावरण, उसी में क्या रह सकते हैं, ये जीवित रह सकते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अडप्टेशन कहलाती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि भालू, बियर आपने देखे होंगे, बियर ब्लैक कलर के भी होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं। आपने देखा होगा कि बर्फीले स्थानों पर जो भालू पाए जाते हैं उनके बाल यानी कि हेयर कैसे होते हैं? सफ़ेद कलर या वाइट कलर के होते हैं, नहीं होते हैं। जबकि अन्य रेगिस्तानी भागों में पाए जाने वाले भालुओं के बाल कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। यही एक अडप्टेशन है, यही अनुकूलन है। अनुकूलन का अर्थ क्या है कि एक तो बात यह है कि जो बर्फीले स्थानों पर पाए जाने वाले जीव भालू हैं, वहाँ पर, यानी भालू हमें पता है कि मांसाहारी होता है, ठीक है, तो ये मांस भक्षण करता है। बर्फ भी वाइट होती है, भालू भी वाइट होती है। सपोज करो कि उस बर्फ पर ब्लैक भालू को छोड़ दिया जाए, तो ब्लैक भालू वहाँ पर जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? कि बर्फ वाइट, कलर उसका ब्लैक, तो अन्य जो प्राणी है जिनको वह खाता है तो उसको दूर से पहचान लेंगे या नहीं पहचान लेंगे? जब उसे दूर से पहचान लेंगे तो उसे भोजन नहीं मिल पाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो भालू रह रहा है उसने क्या कर लिया है? उन भालुओं में इस प्रकार का अनुकूलन हो गया है। अनुकूलन क्या है? कि वहाँ पर बर्फ भी सफ़ेद, उनके बाल भी सफ़ेद, ताकि वो बर्फ के अंदर अपने आप को छुपा सके और इस प्रक्रिया से वो भोजन कर सके। इनकी डिटेल में बात हम आगे की क्लासों में करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसके आधार पर जो जीवों के अंदर विशिष्ट लक्षण के रूप में पाया जाता है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यानी कि संवेदना। संवेदना का अर्थ क्या है? कि जो जीव होते हैं इनके अंदर विशिष्ट प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं? कि सेंसरी ऑर्गन जो वातावरण में जो जीव रहते हैं, तो इन सेंसरी ऑर्गन के द्वारा वो वातावरण के अंदर जो भी घटनाएं होती है उनको क्या करते रहते हैं? महसूस करते रहते हैं। तो सेंसिटिविटी किसका गुण है? जीवों के अंदर पाए जाने वाला विशिष्ट गुण होता है, जो वातावरण की क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया करने का क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एक जीवों का विशिष्ट गुण होता है, जो सेंसिटिविटी क्या करेगी? वातावरण में उन्हें रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वातावरणीय घटनाओं के लिए उन्हें जो है सूचनाएं प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं रेप्रोडक्शन। रेप्रोडक्शन भी होता है जीवों का एक विशिष्ट गुण होता है, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं वे जीव क्या करते हैं? अपनी जाति विशिष्टता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। देखिए जनन क्या है? कि जीव जब पैदा होता है तो एक छोटी सी कोशिका के रूप में होता है और उसमें वृद्धि होती जाती है समय के साथ, और एक निश्चित आयु के बाद उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। यदि इस प्रकार से जीव पैदा हुए, मृत्यु होती गई, तो क्या बताओ जीव, तो आप क्या बताओ कि इस प्रकार से इनकी जाति नष्ट नहीं हो जाएगी क्या? तो ये अपनी